आज के जो स्थिति बा, हम इतना 10 साल बड़ा बड़ा नेता और पार्टी के साथ काम कैली, जे नेता हो गई अब वो सब आकाशे में उड़ता, धरती पर तो खाली जनते रह गई बिया। जे नेता बनल के अब उड़े चालू कर दिया। धरती पर का होता ओकर जानकारी खातिर कोई समीक्षा बैठक करता, कोई अधिकारी के बुलावता, कोई जांच आयोग करावता। तो जौन अधिकारी लूट रहल बा वो समीक्षा बैठक में जाके का कही कि हम लूट ले बानी। आखिर राजा के पता कैसे लिखे चला? हमने के पुराना किस्सा कहानी सुनले रही जाना, जौन पुराना जमाना में प्रतापी राजा होत रहा, ओकरा खातिर लिखल गई रहे कि राजा रात में भेष बदल के निकलत रहा कि देखे खातिर, जाने खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। अब आज के तारीख में जो राजा बा रात में निकलल तो छोड़ दी, जब दिनों में निकलता तो आत्मा न पुलिस लेके घूमता कि पहले प्रजा के मार के लाठी से किनारे करो, कहीं भेंट मत हो जाओ, कहीं कोई नजदीक आ मत जाओ, सुरक्षा के नाम पर। अब बताई हम पैदल चल रहा बनी, हमरा के मारता? कोई नहीं के मारो। गाँवे गाँवे जाता नहीं, 10 बजे 11 बजे रात तक हमने के पैदल चलते थे, कोई मारता? कोई नहीं के मारता। काहे मारी भाई? लेकिन कोनो नेता, कोनो विधायक, मंत्री जे बा वो आवत तो बड़का गाड़ी और ओकरा संगे 4 गो आदमी गन लेके अगल बगल बाहर के भाई कोई छुआ मत जाओ। जेकरा वोट से आदमी राजा बनता, संविधान में रवा ये अधिकार बा, जेकरे के रवा बटन दबा दे उहे राजा बन जाये। हमरा संगे वो चलन मोती माझी वो बड़ा बढ़िया कहलन कि पाव भर भैया अगर शराब पकड़ा जाता तो पकड़ के हमनी के समाज के आदमी के जेल में मुसहर के डाल देता। आदमी अफसर दिन भर लूटता संदोकनी के कोई पूछे वाला नहीं थे। तब नीतीश जी के वोट के दिले रहे? हमने के दिल बन जा। तब वोट जब दे आता तो घरी आदमी सोचत नहीं खन, चलो ये भाई चलो मोदी के दे दो, ए भाई चलो 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 नीतीश के दे दो। तो जब वोट दे देनी तब तो वहां से निकल गई चाबी। अब रुआ क्या करो, फिर भोगी तो फिर वह दे दे। नहीं, चप्पल के हार कहाँ बना होता नहीं। सुनी, ये जा लोकसभा में एमपी बा, उनकर बाबूजी एमपी रहन, तो मान ली बाबूजी एक हाली ठगलन, 2 हाली ठगलन, अब बेटो आके ठग लेलस। ऐसा कैसे बा भाई? तो हमनी का अपने ठगाए खातिर बैठल बानी जा, तो कोई आवत हमनी के सुनले रही जा। जब हम बच्चे थे 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया, कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली, उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी
अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है, लेकिन ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई ने। 1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा। लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहां भूमि सुधार नहीं किया। जिन लोगों ने उनके लिए सबसे बड़ी आवाज लगाई उसको भूमि नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिली। आप और आपके बच्चे आज भी गरीब ही हैं और आप लालू जी के समर्थन में आवाज ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। नीतीश कुमार ने पहले कुछ सालों में बिहार को सुधारने का प्रयास भी किया है, लेकिन 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने भी बिहार को छोड़ दिया। किसी तरह समीकरण बनाकर मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आदमी कहता है कि भैया आप पहले नीतीश कुमार का मदद किए तो अब काहे नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, 14 के नीतीश कुमार में और 22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री से नहीं हारे थे, लेकिन उस आदमी के अंदर ईमान जिंदा था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 43 में एमएलए जीते तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोनो न कोनो जुगाड़ लगाकर उसी पद पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तय कर लिया है कि बिहार का जो होता है हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे आरजेडी बना दे कि भाजपा बना दे। फिर हम लोगों ने मोदी जी को भी देखा। 14 में मोदी जी को बिहार की जनता ने बड़ी बहुमत से जिताया। 15 में भाजपा ने बहुत ताकत से यहां चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। उनको ऐसा लगा था कि वो बिहार जीत जाएंगे, लेकिन 15 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं। 20 में भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना, जिम्मेवारी लेकर बिहार सुधारने का जो जिम्मेवारी आपने दी थी उससे कन्नी काट के बगल में निकल गए। उनको बिहार से इतना ही लेना देना है कि 25-30 गो एमपी यहां से जीतकर दिल्ली पहुंच जाए, भाजपा का सरकार चलता रहे। नीतीश जी की चिंता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे,
आ लालू जी के चिंता तो वह सबके मालूम बा, आपन परिवार बना रहे। तो जब जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, तो हमने तय किया है कि बिहार की जनता का ठेका लिए हैं, आपकी मदद से इस राज्य को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की जाएगी। पहले तो आप पत्रकार हैं, तो ये बात आपने ठीक उठाई कि इसकी फंडिंग कहां से हो रही है। मैं इसका जवाब हर मीटिंग में दे रहा हूं। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा लगता कहां है, पहले ये समझिए। सबसे ज्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने, तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है। नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं, उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है, उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर किसी व्यक्ति को, आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपए का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है, ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई MP हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो आप ये जो पार्टियां हैं यहाँ बिहार में, आज तक जदयू पूरा बिहार नहीं जीत पाई, आज तक RJD पिछले 25 साल से बिहार नहीं जीत पाई। वो अगर पार्टी चला रहे हैं तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100-100 रुपए देते तो 200 करोड़ रुपया हो गया। जरूरत इस बात की है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के। वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों के 100 रुपए 200 रुपए योगदान से ही बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी मदद से ये पूरी व्यवस्था को आगे चलाया जाएगा। पदयात्रा के दौरान जो चीजें अनुभव हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गांव से गुजर रहा हूं तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब 70% से ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। ये तो हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीजें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों।
ज्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है, कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। तीसरी बात जो यूनिक मुझे या नई समझ में आ रही है गाँव में जाने के बाद, ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, क्योंकि बिहार में दो चीजों को लेकर लोग हमेशा पिछले कुछ सालों में एक ऐसा इंप्रेशन बना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है और बिजली आ गई है। इन दो विषयों पर जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो अनुभव कर पाए कि ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दी, मोटरेबल रोड्स तो गाँव में है ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हर जगह पहुँच गई है, उसमें जरूर सच्चाई है। नीचे बिजली तो हर जगह दिख रही है, लेकिन उसके साथ जो लोग बहुत बड़ी समस्या एक बता रहे हैं वो है बिजली बिल की। इन्फ्लेटेड बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में बनकर उभरने वाली है, क्योंकि गांव में मैं जहां पर भी गया, लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000, 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000, 8,000 का बिल आ रहा है। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहां एक गांव में 40-40, 50-50 घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बिजली और सड़क को लेकर दो बातें मैं साझा करना चाहता था। एक और बात जो बिल्कुल ही कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास, अभी तक जितने भी गाँव से मैं निकला हूँ, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछने पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं। ज्यादातर केसेस में 2,000 से 6,000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग भी उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पेपर पर ही पैसा ट्रांसफर हुआ। कुछ करीब 20 से 50% पैसा अधिकारियों के पास रह गया और बाकी पैसा जिन्होंने अपने नाम पर टॉयलेट के लिए पैसा लिया उनके पास वो पहुंचा, लेकिन वो किसी के पास टॉयलेट ज्यादातर लोगों ने बनाया नहीं है। इसलिए खुले के शौच की अगर उसकी आज जांच हो जाए तो 90% गांव में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं देखते होंगे, 90% ODF, सो कॉल्ड ODF गांव बिल्कुल ही वहां पर खुले में शौच हो रहा है। नल जल की स्कीम से तो आप लोग वाकिफ हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है। बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। अस्पताल की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि जिस तरह के इलाके में मैं घूम रहा हूँ, इन इलाकों में ज्यादातर जगह अस्पताल नहीं है। लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग ये बताते हैं कि कहाँ वो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इसके अलावा जो किसानों की समस्या है वो हर जगह लोगों ने बताई। यूरिया 277 का 700, 800 जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए एरिया है वहां पर करीब करीब 1100-1200 लोगों ने भी यूरिया का दिया है, ये बात लोगों ने बताई। DAP का जो दाम है 500 से बढ़कर 1500-1600 हो जाना, वो बात लोगों ने बताई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सरकारी मूल्य है धान का और गन्ने का, दोनों ही उसका 25 से 30% डिस्काउंट पर ही आदमी किसान को बेचना पड़ रहा है। जैसे धान का मूल्य 1900 से ज्यादा है, लेकिन मार्केट में जो लोग धान बेच रहे हैं वो 1250, 1300, 1350, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े फार्मर हैं, कितना आप निगोशिएट कर सकते हैं,
और लोगों ने बताया कि ज्यादातर केस में ये होता है कि आप अपना धान बेच देते हैं, जब सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदारी थोड़ी बहुत करना शुरू भी करती है तब तक वो इतना लेट हो गया होता है कि सामान्य किसान के हाथ से धान निकल गया होता है और बड़े लोगों ने, बिचौलियों ने या फिर जो भी व्यापार करने वाले हैं, आड़तिये हैं, वो खरीद के रखते हैं और वही पैक्स को बेच पाते हैं। तो ये बात एक जनरल। गन्ना को लेकर एक जनरल शिकायत लोगों की है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ज्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे लोगों से, छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन पे लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। 2-3 बातें जो जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये लोगों ने बताया कि हालांकि पूरे बिहार में ऐसा लगता है कि चंपारण में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन वो डेफिनेशन का मामला है, वो परिभाषा की वजह से है। क्योंकि सरकारी परिभाषा के अनुसार अगर 3 दिन तक 72 घंटे तक पानी कहीं रुका रहे तभी उसको बाढ़ माना जाएगा। चंपारण में मुझे लोगों ने अभी तक करीब 60-62 छोटी बड़ी नदियों का नाम लिखवाया है लोगों ने, जिनमें बरसाती पानी आने की वजह से, नेपाल से पानी आने की वजह से 1 से 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव प्रभावित होते हैं और वो पूरा जो बाढ़ है या फ्लैश फ्लड उसको आप कह सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर आता है और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। एक तो ये समस्या लोगों ने बताई। दूसरा, ये जो पत्थर बालू का यहाँ मामला है पूरे पश्चिम चंपारण में, ये वन राज्य अधिनियम को लागू नहीं करने की वजह से या उसको आंशिक तौर से लागू करने की वजह से कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। अपने बालू, मिट्टी और पत्थर, ये तीनों ही सामान्य लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो लोगों को उससे एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगा। दूसरा, बालू वगैरह इतना महंगा हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है कि इंदिरा आवास योजना में जैसे लोगों ने बताया कि 1,40,000 तो इंदिरा आवास योजना में पैसा मिलता है, उसमें 25 से 30,000 रुपया कमीशन पीसी लग जाता है। लेकिन जो 1 लाख रुपया मिलता भी है, 1,05,000 रुपया मिल भी रहा है, उसमें भी अगर सिर्फ बालू की ही कीमत आप जोड़ लें तो 60,000 के आसपास का बालू हो जाता है। इसलिए ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर रोजगार आवास योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, ज्यादातर लोगों को तो मिला ही नहीं है। जिनको मिला भी है उन्होंने घर नहीं बनाया है क्योंकि वो बना ही नहीं सकते हैं। 1,40,000 में 30,000 घूस दे दिया और 1,05,000, 1,10,000 जो बचा उसमें बालू अकेले की कीमत 60,000 हो गई है। तो लोग वो पैसा लेकर अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं। आवास बनाने वाले लोग मुझे बहुत कम मिले। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये बालू की जो है, और जंगल और लोगों के बीच एक सामंजस्य बैठे और उनको साथ में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, सिखाया समझाया जाए, उस चीज पर कोई काम नहीं हुआ है। और उसको ऐसा लग रहा है कि पुलिस या फोर्स से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान है और जंगल की जो रिसोर्स है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है।